साल 2020 जसपाल ने कनाडा की धरती पर कदम रखा। जेब में सिर्फ $150 थे और सिर पर $40,000 का कर्ज। अगले 5 सालों तक उसने कनाडा के लिए जी तोड़ मेहनत की, 3 गुना ज्यादा फीस भरी और इस देश को अपना समझा। आज 2025 जसपाल उसी एयरपोर्ट पर खड़ा है, हाथ में एक डिग्री है और एक खत जिस पर लिखा है, आप कनाडा की इकोनॉमी के लिए जरूरी नहीं है, 15 दिनों के अंदर वापस जाइए। क्या ये वही देश है जिसने उसकी जवानी के 5 साल और लाखों रुपए खा लिए और अब उसे इस्तेमाल किया हुआ खिलौना समझकर फेंक रहा है? क्या ये विश्वासघात नहीं है? क्या कनाडा सरकार का यह फैसला न्याय है या सिर्फ एक बड़ी लूट? जसपाल के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसे 5 साल बाद खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है? कहीं ऐसा ही सीन आपके बच्चों के साथ तो नहीं हो रहा? आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए कहानी पूरी सुनिए। जब जसपाल घर से निकला था तो सीना तान कर चला था। गांव में बात हो गई थी कि जसपाल कनाडा चला गया। उसके पिता ने जमीन का जो थोड़ा सा टुकड़ा बचा था वो भी गिरवी रखकर उसकी फीस भरी थी। यूनिवर्सिटी वालों ने बच्चे को कनाडा का ही बना दिया, लेकिन फीस 3 गुना ली, जो गोरे बच्चे से कहीं ज्यादा थी। मां ने पल्ले बांधा था, पुत्रा, हमारा कर्ज तेरी डिग्री नहीं, तेरा परमानेंट होना उतारेगा। ये बात जसपाल के कानों में हवाई जहाज की आवाज की तरह गूंजती रही। टोरंटो पहुंचकर सबसे पहला झटका लगा। जहां सुना था कि कनाडा में आदमी को प्यार मिलता है, वहां कमरे भी मोल के मिले। पहले हफ्ते जसपाल ने अपने दोस्त के कहने पर एक बेसमेंट का कमरा किराए पर लिया। जब पैर रखा तो पता चला कि 10 बच्चे उसी छोटी सी जगह पर रह रहे थे। इंडिया में भी इतनी भीड़ नहीं दिखी थी। जसपाल को यह बात दिल पे लगी कि बाहर वाले क्या लूटेंगे, अपने ही लोग पहले लूटने लगे। वो चुपचाप वहां से निकल गया। दिन भर क्लासें होती थी, रात को काम करना पड़ता था। उसने ट्रक साफ सफाई का काम ढूंढ लिया। रात को 10 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक खड़े होकर बड़े बड़े ट्रकों को केमिकल से धोना। पहले महीने तो हाथों की चमड़ी खराब हो गई, केमिकल से पैर सूज गए, पर हर हफ्ते जब तनख्वाह आती तो उसे अपने पिता का गिरवी रखा जमीन का कागज याद आता था। एक बार की बात है, वो देर रात काम से वापस आ रहा था तो 2 गोरे नौजवानों ने उसे रोक लिया। Hey, what are you doing here late at night? Go back to your country. We don't need you here. ये सुनकर जसपाल को गुस्सा आया, पर वो चुपचाप आगे चल पड़ा। उसने सोचा, इन्हें क्या पता कि मेरे $40,000 इस देश को मजबूत कर रहे हैं। इनके बच्चे तो मेरी फीस से पढ़ते हैं। 5 साल ऐसे ही निकल गए। जसपाल ने अपनी डिग्री पूरी की और एक फाइनेंस कंपनी में अच्छी नौकरी भी ढूंढ ली। कर्ज चुका दिया था। अब उसे लगता था कि वो सचमुच कनाडा का हिस्सा बन गया है, क्योंकि उसने अपने देश का कर्ज उतार दिया था। बस एक काम बाकी था, रमन, उसकी मंगेतर, जिसका रिश्ता 5 साल पहले तय हुआ था, उसे कनाडा लाना। जसपाल ने रमन से कहा, बस प्रोविंशियल नॉमिनेशन हो जाए, फिर तू यहां आ जाएगी। रमन ने खुश होकर फोन पर हां कहा, पर जसपाल को यह नहीं पता था कि जब उसके कागज परमानेंट होने के लिए इमिग्रेशन दफ्तर में गए तो अंदर से एक बड़ा भूकंप आने वाला था। 1 हफ्ते बाद उसकी कंपनी के मैनेजर ने जसपाल को बुलाया। मैनेजर के चेहरे पर चिंता थी। उसने जसपाल से कहा, आई एम सॉरी जसपाल, देयर इज सम सीरियस इशू विथ योर डॉक्यूमेंट्स। जसपाल के हाथ पैर ठंडे हो गए। वो दिल में सोचने लगा, क्या हुआ? क्या मेरी सारी मेहनत, सारा खून पसीना यूं ही चला जाएगा? मैनेजर ने सांस ली और कागजों का एक मोटा सा लिफाफा जसपाल की ओर बढ़ाया। कागजों के ऊपर लाल मोहर लगी हुई थी, एप्लीकेशन डिनाइड, चेंज्ड इन पॉलिसी। मैनेजर ने बताया कि सरकार ने पिछले 6 महीनों में इंटरनेशनल छात्रों को परमानेंट करने के नियम इतने सख्त कर दिए हैं कि उनकी कंपनी जसपाल जैसे हजारों लोगों को स्पॉन्सर नहीं कर सकती जिन्होंने पूरी मेहनत से काम किया था। उनका तर्क था कि कनाडा की लेबर मार्केट ओवरलोड हो गई है। जसपाल को लगा जैसे किसी ने उसकी छाती पर जोर से मुक्का मारा हो। 5 साल हर रात ट्रक साफ सफाई करके हाथों की जो चमड़ी गल गई थी, वो सब कुछ आज इस लाल मोहर के नीचे दब गया था। उसने मैनेजर से पूछा, सर, मैंने 3 गुना ज्यादा फीस दी है। मैंने पिछले 2 सालों में पूरे टैक्स भरे हैं। मैंने कभी कोई गलती नहीं की। क्या सिर्फ कनाडा के कॉलेजों को चलाने के लिए पैसे देने वाली मशीनें थे हम? मैनेजर के पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ एक उदास सी निगाह थी। उस रात जसपाल घर आया और फ्रिज में पड़ा दूध और ब्रेड भी उसे जहर जैसा लगा। जब वो बैंक का कर्ज चुका रहा था तो वो हर महीने अपने पिता को फोन करके कहता था, बस हो गया बापू, अगले साल तुझे और बेबे को लेकर आना है। आज उसके हाथ में असफलता का खत था। अब वो क्या बताएगा, क्या कहेगा कि जिस कनाडा के लिए आपने जमीन बेची थी उसने आज हमें बाहर निकाल दिया।
उसने अपने दोस्त मनविंदर को फोन किया। मनविंदर ने कहा कि ये जसपाल अकेले की कहानी नहीं है, उसके जैसे हजारों छात्र हैं जिन्हें अचानक बता दिया गया है कि आप कनाडा के लिए अनइम्पॉर्टेंट हैं। अब तो हालात ये हो गए थे कि जो गोरे लोग पहले चुप रहते थे वो भी अब मुंह पर कहने लगे थे, वी टोल्ड यू टू गो बैक, कनाडा इज फुल। पर इस बार ये बातें सिर्फ गोरे नहीं बल्कि कई परमानेंट हुए पंजाबी भी कह रहे थे। उनका तर्क था कि आप सिर्फ आकर भीड़ डालते हैं, अगर पढ़ने आए थे तो पढ़कर वापस जाइए। जसपाल को यह बात दुख से ज्यादा जहर लगी। वो अपने देश के लोगों को समझाना चाहता था कि हमने भी वही दर्द सहा है, वही कर्ज चुकाए हैं, पर अब वो दूसरे पक्ष में खड़े थे। फिर जसपाल ने अपनी मंगेतर रमन को फोन किया। उसने रोने की पूरी कोशिश की पर उसकी आवाज फटी हुई थी। रमन, मेरा पीआर रिजेक्ट हो गया है, अब पता नहीं क्या होगा। रमन ने चुप रहकर सिर्फ एक बात कही जिसने जसपाल की दुनिया हिला दी। उसने कहा, मैं तुझसे ज्यादा तेरे पीआर का इंतजार कर रही थी, पर अब और नहीं। मेरी मम्मी ने मेरा रिश्ता, फोन कट गया। जसपाल ने बार बार फोन लगाया पर आगे से सिर्फ यही आवाज आई कि संपर्क टूट गया है। उसे लगा कि जैसे कनाडा ने सिर्फ उसे नहीं निकाला बल्कि उसका भविष्य भी छीन लिया है। सुबह 6 बजे उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया जिसमें सिर्फ एक लिंक था, एक पंजाबी खबर का लिंक। जसपाल ने कांपते हाथों से वो लिंक खोला। स्क्रीन पर पंजाबी में मोटे अक्षरों में लिखा था, हजारों पंजाबी छात्रों का कनाडा की नई नीतियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, आज टोरंटो में इमिग्रेशन दफ्तर के बाहर हंगामा। जसपाल ने लिंक खोलकर देखा। वहां सड़कों पर हजारों की तादाद में पंजाबी छात्र खड़े थे जिनके हाथों में बैनर थे। उनके चेहरों पर गुस्सा नहीं बल्कि डर और मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। एक तरफ जहां कनाडा का झंडा लगा था, वहीं दूसरी तरफ एक छात्र ने बड़ा सा बोर्ड पकड़ा हुआ था जिस पर लिखा था, हम सिर्फ छात्र नहीं, हम कनाडा के भविष्य में निवेशक हैं। जसपाल का दोस्त मनविंदर, जिसका भी पीआर रिजेक्ट हुआ था, वो सबसे आगे खड़ा था। मनविंदर के पीछे खड़ी एक लड़की जोर जोर से रो रही थी और माइक पर बोल रही थी, मैं अपने गांव की पहली लड़की हूं जो इतना पढ़ी। मेरे पिता ने अपनी जिंदगी की सारी कमाई लगाकर मुझे यहां भेजा। अब अगर मैं वापस गई तो मैं क्या कहूंगी कि कनाडा ने हमें इस्तेमाल करके फेंक दिया। उनके कॉलेजों की फीस भरने के लिए हमने कर्ज उठाए और आज कनाडा कहता है कि वापस जाओ। जसपाल को लगा कि ये सिर्फ मनविंदर या उस लड़की की कहानी नहीं, ये उसकी अपनी कहानी है। वो फौरन तैयार हुआ और टोरंटो डाउनटाउन की ओर भागा। जब वो वहां पहुंचा तो प्रदर्शन बहुत बड़ा हो चुका था। भीड़ में उसे कुछ पंजाबी बुजुर्ग भी नजर आए जो पहले के समय से यहां सेटल थे। जसपाल को उम्मीद थी कि शायद ये लोग उनका साथ देंगे, पर वहां एक नया मोड़ आया। सड़क के दूसरी तरफ कुछ पंजाबी नौजवानों का एक और ग्रुप खड़ा था जिनके हाथों में नए बैनर थे जिन पर लिखा था, कनाडा में भीड़ मत डालो, हम तुम्हारा विरोध करते हैं। ये वो लोग थे जो पहले ही परमानेंट हो चुके थे और अब उन्हें लगता था कि नए आने वाले छात्र उनके काम और अवसर छीन रहे हैं। उनमें से एक लड़का जो किसी पार्टी का लीडर लगता था माइक पर बोल रहा था, तुम सिर्फ पढ़ाई के नाम पर टूरिस्ट बनकर आए हो, हम सख्त मेहनत से परमानेंट हुए हैं, तुम नियम तोड़कर आते हो। अब सरकार सख्ती कर रही है तो तुम्हें शोर मचाने की क्या जरूरत है। अगर कनाडा के नियम पसंद नहीं तो वापस जाओ। जसपाल को लगा वह दुश्मनों से नहीं, अपने ही घर के लोगों से लड़ रहा है। गोरों के ताने तो वह सह गया था, पर अपने लोगों का ये विरोध उसे हजम नहीं हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिता की कही बात याद की, पुत कभी हार मत मानना। पर आज वह हार गया था। ना कनाडा उसका था और ना ही कनाडा में बसने वाले वो अपने लोग। वह मनविंदर की ओर बढ़ा। जसपाल ने उससे पूछा, मनविंदर, ये अपने लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या ये भूल गए कि ये भी कभी ट्रक सफाई करते थे? मनविंदर ने जसपाल की बांह पकड़कर खींचा और कहा, जसपाल यहां मत खड़ा हो, मैंने तेरे लिए एक और बात सुनी है जिसके बाद तू इस प्रोटेस्ट में 1 मिनट नहीं खड़ा रहेगा। ये तेरे घर की बात है, पंजाब की। जसपाल का रंग पीला पड़ गया। उसे लगा जिस तरह कनाडा ने उसके सपने तोड़े हैं उसी तरह पंजाब में भी कुछ गलत हो गया है। वह मनविंदर को एक तरफ ले गया जहां भीड़ का शोर कम था। क्या हुआ मनविंदर, क्या बात है मेरे घर की? जसपाल ने कांपते हुए पूछा। मनविंदर ने धीमी सी आवाज में बताया कि जब जसपाल का पीआर रिजेक्ट होने की खबर गांव पहुंची तो पहले तो लोगों ने उसके माँ बाप को हौसला दिया, पर जब कनाडा से ये खबर आम हो गई कि हजारों बच्चे वापस भेजे जा रहे हैं तो लोगों ने ताने मारने शुरू कर दिए। जो रिश्तेदार पहले जसपाल की मिसाल देते थे वही अब कहने लगे कि जमीन भी गई और लड़का भी परमानेंट ना हुआ। मनविंदर की आंख में आंसू आ गया।
जसपाल, तेरी माँ ने कल मुझे फोन किया था, रो रही थी। उसने कहा कि तेरे पिता को ये बातें बर्दाश्त नहीं हुई, वो बीमार हो गए हैं और डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। डॉक्टर ने कहा कि अगर तू जल्दी ना आया तो पता नहीं क्या होगा। जसपाल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जिस बापू के लिए उसने ट्रकों के केमिकल से हाथ गला लिए थे, वो आज गांव वालों के तानों की मार झेल रहा था। कर्ज तो चुका दिया, पर माँ बाप का मान नहीं बचा सका। यह वो सबसे बड़ा मोड़ था जिसकी जसपाल ने कभी कल्पना नहीं की थी। कनाडा ने उसे बाहर निकाला, पर पंजाब ने उसके पिता को बीमार कर दिया। और रमन, उसने फोन क्यों काटा था? जसपाल ने कांपते हुए पूछा। मनविंदर ने धीरे से आवाज में कहा, जसपाल, तेरा पीआर रिजेक्ट होने से एक दिन पहले रमन के घर वालों ने उसका रिश्ता उसी लड़के से पक्का कर दिया है जो पंजाब में सेटल है। उन्होंने कहा कि कनाडा के भगोड़े का इंतजार नहीं कर सकते। ये सुनकर जसपाल को ऐसा लगा जैसे कनाडा ने उसका शरीर लिया और पंजाब ने उसकी आत्मा। जिस कनाडा के लिए उसने जवानी दी, उसने उसे रिजेक्ट कर दिया, और जिस पंजाब के लिए वो मेहनत कर रहा था, उसने उसके पिता को बिस्तर पर डाल दिया और उसकी प्रेमिका को छीन लिया। उसी वक्त एक पुलिस अफसर ने प्रोटेस्ट वाली भीड़ को वार्निंग दी कि अगर उन्होंने जल्दी एरिया खाली ना किया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मनविंदर ने जसपाल को फिर खींचा। मनविंदर, जसपाल, अब क्या करें? मैं तो वापस जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास भी कोई चारा नहीं। तू क्या करेगा? तेरे पास सिर्फ 48 घंटे बचे हैं कनाडा में। क्या तू यहां बैठकर कानूनी लड़ाई लड़ेगा या अपने पिता से मिलने के लिए वापस जाएगा? जसपाल ने मनविंदर के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में 5 साल का दर्द और पंजाब का दुख साफ झलक रहा था। उसने मनविंदर से कहा, मैं वापस जा रहा हूं, पर मैं हारा नहीं हूं। पर जाने से पहले मैं कनाडा को वो बात बताकर जाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं बताई। मनविंदर ने हैरानी से जसपाल की ओर देखा। जसपाल ने मनविंदर को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कहा। उन दोनों ने रास्ते में कोई बात नहीं की। जसपाल चुप था, पर उसके दिमाग में एक योजना बन रही थी। जब वो टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पहुंचे तो जसपाल उसी जगह खड़ा हो गया जहां 5 साल पहले पहली बार आया था। एयरपोर्ट के अंदर, जहां वेलकम टू कनाडा, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी का बड़ा बोर्ड लगा था, वहां जसपाल रुक गया। उसने मनविंदर से कहा, मनविंदर, तेरा फोन दे। मैं एक आखिरी वीडियो बनाना चाहता हूं जो सबको दिखाई दे कि हमारे साथ क्या हुआ। मनविंदर ने कांपते हाथों से अपना फोन जसपाल को पकड़ाया। जसपाल ने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की। उसका चेहरा थका हुआ था, पर आवाज में एक मजबूती थी। हेलो गाइस, मेरा नाम जसपाल है। आज मैं कनाडा से वापस जा रहा हूँ। 5 साल पहले मैं अपनी जमीन गिरवी रखकर यहाँ आया था। मैंने कनाडा के कॉलेजों को अपने देश के बच्चों से 3 गुना ज्यादा फीस दी। मैंने रात को 12-12 घंटे मेहनत की, टैक्स भरे और इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। जब मैं काम करता था तो मैं अच्छा था, पर जब मैंने अपने हक की परमानेंट रेजिडेंसी मांगी तो इस सरकार ने कहा, आप अब जरूरी नहीं है, वापस जाइए। मैं अपने पिता की बीमारी के कारण वापस जा रहा हूं, पर यह मेरी कनाडा को आखिरी बात है। सवाल ये नहीं कि हम वापस क्यों जा रहे हैं, सवाल ये है कि कनाडा ने हमें अपॉर्चुनिटी यानी मौके के नाम पर लूटा क्यों? क्या हम सिर्फ इस्तेमाल करो और फेंक दो वाले मजदूर थे? हमने पैसे देकर गुलामी खरीदी और आज हमारा मान भी चला गया। आज जो पंजाबी कह रहे हैं कि हम भीड़ डाल रहे हैं, वो भूल गए कि अगर नए आने वाले बच्चे फीसें ना भरते तो आपके बच्चों की फीसें आज कहीं ज्यादा होती। जसपाल की आंखों में पानी आ गया। उसने कैमरे की ओर देखा और एक आखिरी संदेश दिया, मेरी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि हजारों की कहानी की शुरुआत है। मेरे जैसे हजारों बच्चे आज एयरपोर्ट पर खड़े हैं जिन्हें धक्के मारे जा रहे हैं। हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, हमारी मेहनत का मूल्य और हमारा हक। अगर हमने इस देश को बनाया है तो इस पर हमारा भी हक है। इसलिए मेरा संदेश है कि जो बच्चे कनाडा में हैं वो डरे नहीं। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ये प्रोटेस्ट, ये लड़ाई खत्म नहीं होनी चाहिए। अब वापस जाकर नए सिरे से शुरुआत करो या यहां रहकर अपने हकों के लिए आखिरी दम तक लड़ो, क्योंकि ये सवाल सिर्फ हमारे परमानेंट होने का नहीं, ये सवाल कनाडा के न्याय पर है। मैं वापस जा रहा हूं, पर मेरा दिल यहां अपने हजारों भाइयों के साथ लड़ाई के लिए छोड़कर जा रहा हूं। जसपाल ने वीडियो बंद करके मनविंदर को फोन पकड़ाया। वो गेट की ओर बढ़ा। उसके पैरों में थकावट थी, पर उसके कंधों पर अब सिर्फ उसके पिता की सेहत की चिंता थी, न कि कनाडा की नीतियों का बोझ। वो मुड़ा और मनविंदर को देखा। मनविंदर ने कहा, मैं ये वीडियो सबसे पहले प्रोटेस्ट वाले ग्रुप में डालूंगा। जसपाल ने सिर हिलाया। बोर्डिंग के लिए आवाज आई। जसपाल ने अपने देश की ओर उड़ान भरी, पर उसी वक्त टोरंटो में मनविंदर के फोन पर जसपाल का वीडियो वायरल होना शुरू हो गया।
इस वीडियो ने छात्र आंदोलन में नई जान डाल दी, जिसके कारण अगले हफ्ते कनाडा की सरकार को एक इमरजेंसी बैठक बुलानी पड़ी। क्या जसपाल की वापसी हजारों छात्रों की जीत का कारण बनेगी? और क्या कनाडा सरकार उन लोगों को सुनेगी जिन्होंने 3 गुना फीस देकर उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया था? ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप इस मुद्दे से जुड़ी और कोई जानकारी जानना चाहेंगे?